दुनिया में जो पॉलिटिक्स है, वो एक अलग तरीके की एक शेप। आपको लगता होगा कि क्रिप्टो अल्टीमेटली फ्यूचर है। ये अल्टीमेटली फ्यूचर इतनी आसानी से होगा नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे टेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे गुज़रना अभी बाकी। 1947 में अगर आप काउंट करें दुनिया में कितने देश थे तो उनकी गिनती मोटी-मोटी 50 देश थी। आज अगर आप काउंट करें कि दुनिया के अंदर कितने देश हैं तो उनकी गिनती लगभग 200 है। है डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, क्या ये भी चेंज होगी और कौन चेंज करेगा और कब आपको लगता है ये चेंज आएगा? 4500 साल सिंगल लेजर सिस्टम ने राज किया क्योंकि लोगों के पास लिखने की कला नई-नई आई थी। 500 साल पहले लोगों ने डबल एंट्री लेजर इन्वेंट कर लिया। जबकि जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं या ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ये एक तीसरा बड़ा लेजर टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है। ये है ट्रिपल लेजर एंट्री सिस्टम। मैंने पीछे एक सीनियर बैंकर्स की क्लास ली और मैंने उनको जब बताना शुरू किया कि मनी कैसे पैदा होती है, सीनियर्स बैंकर, तो यूल बी सरप्राइज, उनमें से किसी मैक्सिमम लोग ये कह रहे थे, मतलब आपको सुनकर हंसी आएगी, कि भारत ने जितनी भी करेंसी छापी है वो M3 के साथ, तो वो उनका उतना सोना आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको M0 जो करेंसी प्रिंट हो रही है और बैंक जो M3 लेंडिंग से पैदा, दोनों के बीच में फर्क पता है? उनमें से किसी को इसका फर्क नहीं पता था। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि हमें ये लगता है कि सबको ये पता है, बट एक्चुअली में लोगों को ये पता ही नहीं है कि मनी एक्चुअल में इवॉल्व कैसे हुई है। वो जो दुनिया बनेगी वो दुनिया ब्लॉकचेन की बनाई हुई दुनिया होगी। हमें जो लग रहा है कि स्टेट अपने दम पर कामयाब हो जाएगा, नहीं होगा। अब अगले 20 सालों में हम 2000 नेटवर्क स्टेट्स में बदलने जा रहे हैं। यही आपके सामने देखते देखते ये हो जाएगा। जनता ने, पब्लिक ने एक वो फेज नहीं देखा है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़बरदस्त पावर का इस्तेमाल होगा। आप खत्म करना चाहते हो अपने बल से, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क पे बल का प्रयोग हो ही नहीं पाएगा। जिस दिन क्रिप्टो एप्लीकेशन 50 मिलियन यूजर बेस क्रॉस करेंगी दुनिया के अंदर, नेटवर्क स्टेट की सफलता के आपको प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे। और इतना ऐसी आसान नहीं है क्रिप्टो, भाई साहब। डेवलपर्स जेल में सड़ रहे हैं, आपको पता है? ये है बल का प्रयोग। हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। और फिर से सुनील सर मेरे सामने बैठे हैं। थंबनेल पे जब आप इनका चेहरा देखा होगा, तो आपका एकदम मन किया होगा कि अरे! मुझे वापस से ये सीरीज़ देखनी है, ये वाला वीडियो देखना है। मैं जानता हूँ कि सुनील सर के दिन-प्रतिदिन मैं फ़ैन एक छोटा वर्ड है। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि जिस लेवल पे मासेस के साथ सुनील सर की जो बातें हैं वो कनेक्ट हो पा रही हैं, और मैं देख रहा हूँ जैसे-जैसे लोग कमेंट के अंदर जब बोलते हैं, "अरे! मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। अरे! ये तो एक नया पर्सपेक्टिव है।" और ये ऐसे थॉट्स जितनी सरलता के साथ और एक ऐसे बताते हैं सुनील सर जैसे कोई मूवी चल रही हो। आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत ही कम लोगों के अंदर इस तरह का नॉलेज या इस तरह की स्किल होती है कि वो अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतनी आसानी से वो समझा सकें। ठीक है? तो आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास और बहुत ही विशेष है। और इस टॉपिक के अंदर आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि दुनिया में एक 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 ऐसी व्यवस्था बन रही है, दुनिया में एक ऐसी तरीके की कोई परिस्थितियाँ बन रही है कि मैं अ, इसको ऐसे देख रहा हूँ कि दुनिया में जो पॉलिटिक्स है, वो एक अलग तरीके की एक शेप ले रही है। एक तरीके की प्रेज़िडेंट रूल कह लीजिए, कोई भी वर्ड आप दे दीजिए इसे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ नॉर्थ कोरिया की, राइट? मैं बात करूँ अगर रशिया की, राइट? मैं बात करूँ अगर ऐसे वेनेज़ुएला की, मैं बात करूँ ऐसे कई अफ्रीकन नेशंस हैं, मैं बात करूँ अगर, तो दुनिया में अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उनमें से काफ़ी मेजर, मेरे पास परसेंटेज तो नहीं है इस टाइम, फिगर तो नहीं है, लेकिन ये फिगर बिलियंस में है। आने वाले टाइम की जो पॉलिटिक्स है या आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है ह्यूमैनिटी का, उसको भी रीडिफाइन कर रही है, राइट? और जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल लेजर्स है, वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन 2 चीज़ों के बीच में है जनता। तो ये जो संगम है इन 2 किनारों का, ये क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा?
कि पॉलिटिक्स कुछ और चाह रही है और जनता कुछ और चाह रही है, जनता बीच में है और 2 ऑप्शंस के बीच में पिस रही है कि क्या करें? क्रिप्टो या पब्लिक लेजर्स एक ऐसा पौधा है जो अभी जस्ट जिसको कह लीजिए कि शायद उसका अंकुर फूटा है, ज़मीन से निकला है। लेकिन ऑटोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश हो चुकी है, ऑलरेडी मैच्योरिटी पे है, प्रोग्रेस कर रही है तेज़ी से। तो क्या कभी ऐसा होगा कि ये बढ़ेगी? क्या कभी कोई ऐसा होगा कि जनता सड़कों पे आएगी या रेवोल्यूशन आएगा या वो चाहेंगे कि नहीं, हमें ये रिजीम जो मर्ज़ी बोलते रहे, नहीं हमें ये डिसेंट्रलाइज़ेशन या ये जो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है या फ्यूचर ऑफ ट्रांसपेरेंसी है या फ्यूचर ऑफ ओपननेस है, हमें ये चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आई होप कि आपको जितना आसान ये दिखता है, ये उतना आसान है नहीं। आपको लगता होगा कि क्रिप्टो अल्टीमेटली फ्यूचर है। ये अल्टीमेटली फ्यूचर इतनी आसानी से होगा नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे टेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे गुज़रना अभी बाकी है और सुनील सर से बेहतर इस कॉन्सेप्ट पे, इस फिलॉसफी पे जो मैंने बात बोली है, इनसे बेहतर शख्स हो नहीं सकता जो जिसके साथ मैं ये चर्चा कर सकूँ। तो अगर तो आप फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं, फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलेशनशिप विद मनी में इंटरेस्टेड है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी में अगर इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रुचि रखते हैं, तो ये सुनना चाहिए आपको, पूरा वीडियो देखना चाहिए और अगर नहीं रखते, तो यहाँ आप वीडियो से जा सकते हैं और बाकी नॉर्मल वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बट मैं एनकरेज करूँगा कि अगर आप ऐसे फिलॉसफिकल, आइडियोलॉजिकल फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ अगर नहीं देखने की क्षमता है, तो आप ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो इस तरीके के वीडियोज़ आपको देखना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। वेलकम सुनील सर, आई होप कि आपको मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे पाया या मैं समराइज़ कर पाया कि किस तरीके से दुनिया शेप कर रही है और आपका इस पे क्या विचार है और मैं आपके इस पे थॉट्स जानना चाहूँगा। स्पेशली आपने एक पीछे ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट के बहुत ही गहरे मायने हैं और उस पे मैं चाहूँगा कि आप चर्चा को आगे लेके चलें। सबसे पहले धन्यवाद काशिफ, मुझे बिटिनिंग के शो पर दोबारा बुलाने के लिए। ये मेरा बहुत ही प्यारा शो है और इस पर आपसे बातचीत करके बहुत ही मज़ा आता है। जो आपने कॉन्टेक्स्ट बाँधा है, जो पृष्ठभूमि बाँधी है, वो बहुत ही सही बाँधी है और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के लेवल पर हम लोगों के लिए ये बता पाना कि आने वाला समय कैसा होगा, ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको इस बात को शुरू करने से पहले थोड़ा-सा इतिहास बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स कैसे चलती रही है और कैसे बड़े-बड़े चेंजेस आते रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि आप जिस दुनिया में आज हैं, ये हमेशा से ऐसी ही थी। अगर आप सिर्फ पिछले 2-250 सालों को देखें, मैं 250 साल मोटा-मोटा अगर लगा दूं, तो एक समय हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। फिर वो कंपनी राज कर रही थी। उसके बाद ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट राज हिंदुस्तान पर शुरू हो गया। उसके बाद अंग्रेज चले गए और जब अंग्रेज गए तब तक हिंदुस्तान के अंदर दो हिस्से थे। एक ब्रिटिश इंडिया था और हिंदुस्तान के अंदर 560 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें हैदराबाद, पटियाला, जम्मू, जयपुर, मारवाड़ वगैरह वगैरह, मैसूर, ये सब अलग अलग स्टेट्स थी। तो हिंदुस्तान जिसे आप आज देख रहे हैं वो बेसिकली एक तो 550 560 देसी रियासतों में बटा हुआ था और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया था। तो 1947 के बाद इस सारे के सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा करके इसमें एक सिंगल लॉ, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया, सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लागू किया गया। बट उससे पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक एक कंट्री था। डिवीजन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बना, 1971 तक पहुंचते पहुंचते इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया।
सो इसलिए ये मत सोचिए कि राजनीतिक इतिहास बदलता नहीं है। दूसरी एक और बात, 1947 में अगर आप काउंट करें दुनिया में कितने देश थे, तो उनकी गिनती मोटी-मोटी 50 देश थी। आज अगर आप काउंट करें कि दुनिया के अंदर कितने देश हैं, तो उनकी गिनती लगभग 200 है। तो लगभग 70-75 साल में हम 50 से 200 देशों तक आ गए। ये कैसे हुआ? इसका मतलब है कि राजनीतिक इतिहास में कोई बड़ा बदलाव आया होगा। इसी तरह से अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें, तो पिछले लगभग 70 साल से हमारी दुनिया के अंदर अमेरिका का एज ए सुपर पावर राज है, जिसके बीच में वक्फा आया था 1950 से लेकर 1990 तक, जब हम कहते थे कि हम बाइपोलर वर्ल्ड में रहते हैं। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया है। 1991 में रशिया खत्म, सोवियत संघ खत्म हो गया और उसके बाद सिंगल पावर यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। बट अमेरिका से पहले 60-70 साल कौन था सुपर पावर? तब इंग्लैंड था सुपर पावर। तो सवाल ये है कि जब ये राजनीतिक इतिहास की बात होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर हमें तैयार होना चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि बदलाव होता है। और मैं आज का जो सेशन करने जा रहा हूं, उसका मौलिक बिंदु यही है कि हम दुनिया के अंदर एक ऐसे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब लकीरें, बाउंड्रीज नए सिरे से डिजाइन होंगी। और वो बाउंड्रीज क्या होंगी, कैसी होंगी, ये है बड़ा अजीब सवाल, जिस सवाल के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। काशिफ, इज दैट फाइन? राइट सर, बिल्कुल ठीक है। और तो सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अ, हमने देखा कि आपने ये बताया कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, चाहे दुनिया भर में जो देश हैं, वो पिछले 50 से 200 देश हो गए, राइट? देश बढ़े, ज्योग्राफी चेंज हुई। हमें लगता है कि चीज़ें स्टैटिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम 50 साल कोई बहुत बड़ा वक़्फ़ा नहीं होता। आप सोचो 50-60 सालों में हमने दुनिया में नए देशों को बनते देखा और हमने बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन होते हुए देखा। तो जब ये बाउंड्रीज रीडिफाइन हो सकती हैं, फिजिकल बाउंड्रीज जो दुनिया में है, राइट? तो जैसे आज ऐसा लगता है कि डॉलर की डोमिनेंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम पिछले 100-150 सालों का अगर हम वो देखें, सिनेरियो देखें, तो ऐसा नहीं कि डॉलर था, डॉलर से पहले भी चीज़ें दुनिया को रूल करती थी। जो रिजर्व करेंसी होती थी दुनिया की, चाहे वो नेदरलैंड की थी, चाहे वो ब्रिटिश पाउंड था। तो अभी तक हमने शायद, क्योंकि हम इन बातों से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम डॉलर रिजीम में ही पैदा हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। आपको लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो चेंज हुई हैं दुनिया की, मतलब फिजिकल बाउंड्रीज तो चेंज हुई हैं, फिजिकल बॉर्डर्स भी चेंज हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल बॉर्डर भी चेंज होंगे एक तरीके से? व्हेन आई से फाइनेंशियल बॉर्डर्स, तो जो ये डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, क्या ये भी चेंज होगी? और कौन चेंज करेगा और कब आपको लगता है ये चेंज आएगा? काशिफ, ये सवाल असल में बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से शुरू करूंगा कि मैं ऑटोक्रेसी के साथ जो चिंता है, मैं उस चिंता को समझता हूँ। बट मैं मूल रूप से मानता हूँ कि दुनिया को चलाने वाली ऑटोक्रेसी नहीं होती है। दुनिया को चलाने वाली उससे भी बहुत गहरी ताकतें होती हैं, और उस गहरी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत होती है मनी। मनी कैसे बनाई जाए, मनी कैसे डिफाइन की जाए, और मनी से बड़ी ताकत होती है लेक्चर, बही खाता। हम्म। देखिए, अगर आप तानाशाह भी हैं, तानाशाह सब मामलों के अंदर वो आप पर राज कर सकता है। एक मामले में उसके पास आप पर राज करना बड़ा मुश्किल होता है, कि वो किसी चीज को
पैसा कहे और आप उसको पैसा मान लें। वो आप पर जुल्म कर सकता है, आपको जेल में डाल सकता है, पर अगर उसको राज करना है तो उसको मनी और लेजर के लेवल पर लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। हुँ, ये हुँ, दुनिया का इतिहास रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर पिछले 5000 साल में देखो तो पहले 4500 साल सिंगल एंट्री लेजर रहा, कि जब एक ही राजा के महल के अंदर एक बही खाते में क्रेडिट एंट्रीज होती थी, दूसरे बही खाते में डेबिट एंट्रीज होती थी, और राजा जब चाहे उस एंट्रीज को बदल सकता था। बट जब राजा ने वो एंट्रीज एटलीस्ट लोगों को दिखानी शुरू की तो लोगों का मिलिट्री के ऊपर विश्वास बढ़ा। मॉडर्न जो क्वाइनेज सिस्टम था, सिक्के, करेंसी सिस्टम, वहीं से शुरू हुआ था। तो लेजर लोगों ने बनाई, लोगों ने उसके बारे में कम्युनिकेट किया, बट वो लेजर आप चेंज कर सकते थे, राजा के लोग उसको चेंज कर सकते थे। 4500 साल सिंगल लेजर सिस्टम्स ने राज किया, क्योंकि लोगों के पास लिखने की कला नई नई आई थी और लेजर कैसे बनाते हैं ये भी नई नई आई थी। 500 साल पहले लोगों ने डबल एंट्री लेजर इन्वेंट कर लिया, जब एक ही पन्ने के एक हिस्से में क्रेडिट एंट्री और दूसरे हिस्से में डेबिट एंट्रीज। जब वो आया तो लोगों को लगा कि यार अब राजा पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप चार्टेड अकाउंटेंट भर्ती करो, चार्टेड अकाउंटेंट आपको बता देगा हुँ, कि आपकी लेजर बुक जो है वो बढ़िया तरीके से बनी हुई कि नहीं। हुँ, क्योंकि जब आप एक ही पन्ने की लास्ट एंट्री जो टोटल है तो वहां से नेक्स्ट पन्ना शुरू करते हो, तो इसका मतलब है कि उस लेजर को कुक करना बहुत मुश्किल है, उसके अंदर गड़बड़ करना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को जब ये बात समझ में आ गई तो लोगों ने मोनार्कीज को खत्म करके डेमोक्रेसीज बना ली। हुँ, ठीक है, उस डेमोक्रेसीज के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का भी रोल आ गया, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन का भी रोल आ गया, रेलवेज का भी आ गया, इंश्योरेंस का भी आ गया, शिपिंग सिस्टम्स का भी, सबका रोल आ गया। बट फंडामेंटल जो चेंज आया था वो लेजर टेक्नोलॉजी से आया था, क्योंकि लोगों ने शहरों में आना शुरू करके शहरों में बसना शुरू कर दिया और मॉडर्निटी पैदा हुई, और वो दुनिया के अंदर आज तक चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं या ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ये एक तीसरा बड़ा लेजर टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है। ये है ट्रिपल लेजर एंट्री सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर मान लीजिए काशिफ आपने मुझे बिटकॉइन भेजा, तो आपके एंड पर होगी डेबिट एंट्री, मेरे एंड पर होगी क्रेडिट एंट्री, पर ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर चली गई। तो जब ब्लॉकचेन पर गई तो ये थर्ड एंट्री हो गई। हुँ, तो एक ट्रांजैक्शन तीन जगह डेटा बदलती है, जिसको हुँ, ब्लॉकचेन की भाषा में स्टेट चेंज बोलते हैं। ओके, सवाल ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सेंट्रल पावर की जरूरत है ही नहीं, और ये पिछले 5000 साल में पहली बार हुआ है कि सेंट्रल पावर के बिना ही लोग मनी सेंड कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज कि आप 5000 साल की सोच को आपको दूर करने में आपको टाइम तो लगेगा। हुँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अ, मैं आज से लगभग 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था और कॉलेज में नया नया कंप्यूटर आया, और उस जमाने में एक कंप्यूटर जो 128 एमबी की 128 एमबी की उसकी रैम थी, और वो 57,000 का कंप्यूटर आया था। तो मैनेजमेंट ने वो कंप्यूटर स्टाफ को दिया कि आप इसको यूज करो। यूल बी सरप्राइज, मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ,
हमारे मेजॉरिटी स्टाफ मेंबर्स ने उस कंप्यूटर को लेने से इनकार कर दिया, उस लैपटॉप को लेने से इनकार कर दिया। इतनी महंगी चीज अगर टूट गई तो क्या करेंगे? लोग हुँ, डर रहे थे, कंप्यूटर को यूज करने से डर रहे थे। अब आप कहेंगे यार ये तो कोरी कोरा झूठ है। नहीं, ये सच है। आज आपको कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स बहुत नॉर्मल लग सकते हैं, बट आज से 20 साल पहले वो नॉर्मल नहीं थे। हुँ, ठीक उसी तरह से जब कोई नई चीज आती है तो उस पर लोगों का विश्वास बढ़ने में समय लगता है, और ठीक वही चीज ब्लॉकचेन्स के ऊपर हो रही है आज की तारीख में भी। बाकी क्रिप्टो की बातें तो छोड़िए, बिटकॉइन के बारे में बहुत जनता है जिनको विश्वास नहीं होता, उनका सर वो सर खुजाना शुरू कर देते हैं। मैंने कम से कम 1000 घंटे पढ़ाया है, और ज्यादा नहीं तो कम से कम हजारों स्टूडेंट्स को लाइव सेशंस में पढ़ाया है। और मैं आज की तक मैंने पीछे एक सीनियर बैंकर्स की क्लास ली, और मैंने उनको जब बताना शुरू किया कि मनी कैसे पैदा होती है, सीनियर्स बैंकर, तो यू विल बी सरप्राइज, उनमें से किसी मैक्सिमम लोग ये कह रहे थे, मतलब आपको सुनकर हंसी आएगी, कि भारत ने जितनी भी करेंसी छापी है 240 ट्रिलियन के आसपास जो मनी सप्लाई है, वो M3 के साथ, तो वो उनका उतना सोना आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। और मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपको M0 जो करेंसी प्रिंट हो रही है और बैंक जो M3 लेंडिंग से पैदा, दोनों के बीच में फर्क पता है? उनमें से किसी को इसका फर्क नहीं पता था। और उनको ये भी नहीं पता था कि पूरे सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ 600 टन गोल्ड है, हाँ, जिसकी एक्चुअल कीमत 240 ट्रिलियन का 5% भी नहीं है। हुँ, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए ये समझें कि हम इतने बड़े चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें समय लगता है, और ट्रिपल एंट्री लेजर्स आम जनता को समझाने में समय लगेगा। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं कि जब मोनार्कीज थी तो सिंगल एंट्री लेजर सिस्टम था। हुँ, जब सेकंड टू डबल एंट्री लेजर सिस्टम आया तो डेमोक्रेसीज आई। अब ट्रिपल एंट्री लेजर सिस्टम आया तो क्या आएगा? ये है सवाल। हुँ। ऐसे सिस्टम सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स नहीं होंगे, डिक्टेटरशिप्स खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मैं आपको सर रोकना चाहूँगा, 1 सेकंड लेना चाहूँगा। जैसे आपने बैंकर्स की बात करी, तो मुझे एक मौका मिला और जिसके लिए मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मुझे नहीं लगता था कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा। तो एक फैमिली है, मैं नाम नहीं लूँगा, बस इतना समझ लीजिए कि सर 94,000 करोड़ की कंपनी है, जो इस टाइम करंट मार्केट कैप है। फैमिली है लेकिन बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, इंडिया की टॉप बिज़नेस हाउस है। उन्होंने मुझे सर अपनी फैमिली को ये समझाने के लिए कॉल सेटअप करी थी 2.5 घंटे की। और उनका ये था कि यार हम लोग 90,000 करोड़ की कंपनी है और हमारे 400 से ज़्यादा बिज़नेसेस हैं और ऑलमोस्ट उसमें से कई बिज़नेसेस 2-200 करोड़ के हैं। वो बोले हमें अभी तक हिस्ट्री ऑफ मनी नहीं पता थी। हमें ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी एबीसीडी की क्लास ले ली। हमें यस। एबीसीडी नहीं पता थी और हम ऐसे लिखते थे। बोलते थैंक यू वेरी मच। और उसमें उनके बच्चे भी थे, पूरी फैमिली बैठी थी। तो बच्चों ने भी बोला कि हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि हिस्ट्री ऑफ मनी कैसे। सर मैं हाँ, आपको बता रहा हूँ उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हमें ये लगता है कि सबको ये पता है बट एक्चुअली में लोगों को ये पता ही नहीं है कि मनी एक्चुअल में इवॉल्व कैसे हुई है। यस, आप बिल्कुल ठीक यस। कह रहे हैं। और ये मेरे साथ बहुत केसेस में हुआ है। ये इसलिए हुँ, हो रहा है कि लोगों को मनी और पावर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। हुँ, अब मैं इस सवाल पर आता हूं कि अगर डबल एंट्री लेजर से डेमोक्रेसीज आई, पर डेमोक्रेसीज आज की तारीख में एफिशिएंट डेमोक्रेसीज नहीं रही हैं, ठीक है? हुँ, अब ट्रिपल एंट्री लेजर से क्या होगा? तो मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि आने वाले समय की जो पॉलिटिक्स है उसकी शेप हुँ, कैसी होगी। तो मैं उसके दो तीन आपके सामने मूल बिंदु रखता हूं, धीरे धीरे करके उसको
हम एक्सपैंड करेंगे। तो पहला, हम्म। जब आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रिपल एंट्री लेजर है, ब्लॉकचेन है, तो इसका मतलब हम्म। है कोई बंदा कहीं से भी किसी को भी ट्रांजैक्शन भेज सकता है। हम्म। ठीक। अब सवाल ये है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जो आज की तारीख में एक बहुत भारी प्रॉब्लम के शिकार हैं, और वो प्रॉब्लम है डॉलर अगर डूबा तो कहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आ गई कि डॉलर डबल एज स्वॉर्ड बन गया है। कैसे? अगर डॉलर को एक नेशनल करेंसी की तरह देखो तो डॉलर के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि उस कर्जे को उतारने के लिए उनको और नोट छापने ही पड़ेंगे, और कोई चारा हम्म। ही नहीं है। तो जितने नोट छापेंगे डॉलर की जो इंटरनल वैल्यू है वो कम होती जाएगी, और उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो हम्म। सवाल ये है कि ऐसी करेंसी दूसरे लेवल पर देखा जाए तो ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी है। आप दुनिया के अंदर यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उधार रख के, कोलेट्रल रख के, उसके अगेंस्ट आप डॉलर का कर्जा ले लेते हो। तो सवाल ये है, कब तक करोगे? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर आपको महंगा मिलता है, और आपको पता है कि इसकी असल में वैल्यू कम है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो सिचुएशन धीरे धीरे करके, अगर आप ध्यान से देखें, पिछले 20 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर रिजर्व्स अपने कम किए हैं और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा लिए हैं। गॉट इट? वो क्यों किए हैं? क्योंकि वो अब डॉलर से दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पिछले 20 साल से वो ये लगातार कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो डॉलर रिजर्व्स पूरी तरह से छोड़ेंगे। तो हम्म। ये जो पॉइंट है अब हमारे पास में आ रहा है। हो सकता है 2 साल दूर है, हो सकता है 4 साल दूर है, बट पास में है। तो जिस दिन डॉलर छूटा तो कहां जाएंगे? ओके। अब अगर डॉलर छूटा तो आप कहेंगे कि पहले पाउंड था, पाउंड की जगह डॉलर आ गया, डॉलर अब जाएगा तो कल को यूरो आ जाएगा या चाइना का युआन आ जाएगा। मेरा जवाब ये है कि नहीं आएगा। वो जो दुनिया बनेगी, वो दुनिया ब्लॉकचेन की बनाई हुई दुनिया होगी, ट्रिपल एंटी लेजर सिस्टम की बनाई हुई दुनिया होगी। क्यों? क्योंकि उसमें किसी की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आप ये कह रहे हो कि अगर डॉलर खत्म होगा तो ऐसा नहीं होगा कि युआन आएगा या कोई और करेंसी आएगी। डॉलर खत्म होगा तो सीधा ट्रिपल एंट्री लेजर सिस्टम आएगा, और उसके अंदर जो पब्लिक लेजर्स हैं और जो जैसे बिटकॉइन हो गया, ये उस लेजर के जो पर्टिकुलर टोकन्स हैं, ये सामने आ जाएंगे। इज दैट मैं योर ये सेइंग? कह रहा हूँ, हाँ, मैं इसको और स्पेसिफाई कर देता हूँ। हम्म। मैं यहाँ ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, डॉलर के बाद दुनिया में कोई भी फिएट करेंसी कभी भी आने वाले समय के लिए ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं बनेगी। डॉलर इज हम्म। द लास्ट फिएट करेंसी जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। लास्ट। बड़ी स्टेटमेंट है ये। पहली बार मैंने किसी को इतनी बड़ी भविष्यवाणी करते हुए देखा है। बहुत रिस्की भविष्यवाणी भी है, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से आ रही है तो डेफिनेटली दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। आप ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं होने वाला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा और चाइनीज करेंसी का वर्चस्व बढ़ेगा, या ऐसी कोई करेंसी आएगी जो चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका या ब्रिक्स नेशन की जो करेंसी आएगी वो डॉलर को रिप्लेस करेगी। लोग ऐसा सोचते हैं, बट आप यहाँ पे काउंटर नैरेटिव ये दे रहे हो कि ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये बेसिकली कह रहे हो कि एक बारी जब कागज का किला गिरेगा तो दूसरा कागज का किला बनाते हुए लोग कतराएंगे। व्हाट यू आर सेइंग यस। इट मेक्स सेंस। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एक बारी जब मैं चौथे फ्लोर से कूद गया और मैं जब नीचे कूदा तो मेरे घुटने में और एक टांग टूटी और एक हाथ टूटा और कुछ थोड़ी बहुत मेरी चोटें आई। तो आप ये कह रहे हो कि भाई क्या 5वें फ्लोर से कूदने की फिर हिम्मत कोई करेगा? यस।
बिल्कुल ठीक दैट इज़ बोल व्हाट यू रहे आर हो। सेइंग। एग्ज़ैक्टली। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये बात जब लोग पहली बार सुनते हैं तो उनके लिए पचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा एकदम तो शॉक लगा, हाँ, मैं क्योंकि अब इसको थोड़ा-सा बट आपके एक्सप्ले पॉइंट पे एनालॉजी बहुत सॉलिड है। नहीं हाँ, हो मैं सकता, ये आदमी कतराएगा, या अगर डॉलर किस को कुछ रिप्लेस करने की कोशिश की भी जाएगी, तो वो इतना बड़ा साइज़ में नहीं हो पाएगा जितना बड़ा डॉलर था। हाँ, मैं उसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको अब मैं वापस लेके जाता हूँ उस समय पर जब 50 देश थे हुँ, और 50 देशों से 200 देश हो गए। किसी को ये तो नहीं पता था कि 50 से 200 देश होंगे, पर 70 सालों हुँ। में 200 देश बने, हाँ, बने हैं। ठीक? अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगले 20 सालों में हम 200 देशों की बजाय 2000 नेटवर्क स्टेट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप मेरी बात मान लोगे? हुँ, 2000 नेटवर्क स्टेट्स जो आपस में ऐसे जुड़ी होंगी। हुँ, वो कैसे? अब मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ। बैंगलोर एक बड़ा अजीब किस्म का बहुत खूबसूरत शहर है, बट अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो ये समुद्री सतह से लगभग 2-3 हजार फीट ऊंचे है। ओके, अगर आप आम नॉर्थ इंडिया में जाएं तो नॉर्थ इंडिया का हर शहर जो है उस समुद्री सतह से हार्डली 200 400 500 फीट ऊंचे होगा। बट अगर आप बैंगलोर को देखें तो वो कम से कम 2 से 3 हजार फीट ऊंचे है। वो एक तरह से ना तो मैदान है, ना ही वो पहाड़ है। वो मैदान और पहाड़ के बीच में, उसको हिंदी में एक टर्म होती है पठार, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटो। पठार एक ऐसी धरती को कहते हैं जो फ्लैट होती है, पर वो मैदान से रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हजारों लाखों लोग रह सकते हैं। ओके, मतलब आप हुँ, इसको ज्योग्राफिकली अगर ध्यान से समझें कि सिर्फ चोटियां नहीं होती हैं और सिर्फ मैदान नहीं होते। चोटियों और मैदान के बीच में एक और चीज होती है जिसको पठार बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको प्लेटो बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस दुनिया में एंटर कर रहे हैं वो 1000 प्लेटोस की दुनिया है। ये दिल्यूज और ग्वाट्री नाम के एक फिलोसोफर, उनकी किताब भी है इस नाम से, 1000 प्लेटो। मैं उसी का उदाहरण ले रहा हूं, पर मैं यहाँ कह रहा हूं कि हम 200 से 2000 नेटवर्क स्टेट्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब आप हुँ, कहेंगे कि साहब ये नेटवर्क स्टेट क्या भला है? तो नेटवर्क स्टेट मोटा मोटा, आप खुद से एक बात पूछिए, आप एक दिन में इस फोन के ऊपर कितना टाइम बिताते हैं? हुँ, तो आप अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तो कोई कहेगा 6 घंटे, कोई कहेगा 8 घंटे, कोई कहेगा 10 घंटे, हुँ, और शायद किसी के केस में 12 घंटे भी हो। हुँ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि आप उस पीरियड में क्या करते हो, आप उस पीरियड में अपनी सारी लर्निंग इसके सर ही कर रहे हो। जी, ठीक है, आप कोडिंग सीखते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में सीखते हो, आप अपनी नॉलेज, जो काम एक समय यूनिवर्सिटियां कॉलेज स्कूल करते थे, अब यहाँ पर करते हो। हुँ, नंबर वन। नंबर वन टू, जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी, जो बैंक पे ब्रांच पे जाके करते थे, अब सारी वहीं पर बैठ के करते हो। हुँ, फिर एक समय आप मेले में जाते थे, सिनेमा घर में जाते थे, आप सारी की सारी एंटरटेनमेंट भी इसी पर करते हो। हुँ, फिर लोगों से मिलने उनके घरों में जाया करते थे, अब सारी सोशल नेटवर्किंग भी इसी पर करते हो। हुँ, तो बहुत गहरे में जिसे आप रियल वर्ल्ड कहते थे, वो आज आपके वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आके रियल वर्ल्ड बन गया है। हुँ, जिसे आप रियल वर्ल्ड लोगों से सीधे मिलना जुलना कहते थे, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूं, बट हम वर्चुअल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। हम एक हुँ, नेटवर्क स्टेट के अंदर रह रहे हैं, जो नेटवर्क स्टेट इस समय स्ट्रीम यार्ड ने हमें दी हुई है, हुँ, जो कल को हम यूट्यूब पर लॉन्च भी कर देंगे। सवाल ये है कि हम
नेटवर्क स्टेट का मतलब है वर्चुअल वर्ल्ड, और वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर अगर हम अपनी मेजर ट्रांजैक्शंस, मेजर एक्टिविटीज शिफ्ट करके सफलता से जी सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जमीनी सतह जहां हम रह रहे हैं, वहीं पर रहते रहते ही हम एक नई दुनिया के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। हुँ, मैं अगर खुद से पूछूं कि मैं अगर अपनी सोसाइटी से बाहर ना निकलूं तो मेरा हुँ, कितना काम पेंडिंग हो जाएगा, तो वर्चुअली मेरा जीरो काम पेंडिंग होगा। तो इसका मतलब है कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, जिस 5,000 लोगों की सोसाइटी में मैं यह रह रहा हूँ, वो सोसाइटी के अंदर अगर मैं 2 साल कहीं बाहर ना भी निकलूं तो मेरा गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं एक नई हुँ, दुनिया के साथ कनेक्ट हो गया हूँ। ओके। अब हुँ, सवाल ये है कि उस नई दुनिया के अंदर अगर ब्लॉकचेन के जरिए वो, उसमें बिटकॉइन में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उसमें मैं पॉलीगॉन में कर रहा हूँ, उसमें मैं सोलाना में कर रहा हूँ, उसमें मैं इथीरियम में कर रहा हूँ, ऐसी मेरे पास हजारों ऑप्शंस हैं। ओके। जब मेरे हुँ, पास हजारों ऑप्शंस हैं, तो ये हजारों ऑप्शंस के अंदर मैं जिस भी करेंसी सिस्टम को प्रेफर करूंगा उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा, जिसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा उससे एग्जिट ले लूंगा। तो ये ऐसी एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ऐसी 2000 नेटवर्क स्टेट्स हमारे सामने पैदा होने वाली हैं। जो जो लोग फिएट करेंसी से मुक्त होके, उसके प्रॉब्लम से मुक्त होके इस स्टेट में शिफ्ट करना चाहेंगे, वो शिफ्ट होते जाएंगे। आज बहुत सारी जनता हो चुकी है और आ रही है। अब सवाल ये है कि ये शिफ्ट सरकारें चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि इसको अमेरिका तो नहीं इसको चाहेगा। एक और तरीके से मैं रखता हूँ कि ये फिर वही वाली बात कि ये जो आप कह रहे हो, ये है आइडियल सॉल्यूशन जो दिख रहा है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि फियाट पहले तो आप सुनील सर एक बात बताओ, ऑटोक्रेसी के लिए फियाट ज़िम्मेदार है कि नहीं? बिल्कुल है। है ना? ये जो ऑटोक्रेसी को जो हम देखते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी अगर किसी एक पर्टिकुलर रीज़न को दिया जाए, तो वो फियाट मॉनेटरी सिस्टम है। ठीक है? यस। आज ऑटोक्रेसी सिर्फ़ एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं, दुनिया की भी अगर हम देखें, तो डोमिनेंस यूएस का ही है, राइट? यस। जो चाह रहा है, जो दादागिरी है, वो जैसा चाह रहा है, जिसको जिसकी तरफ बुरी आँख उठा के देख ले, उसको उस बस उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोक्रेटिक जो लीडर है, जो ऑटोक्रेटिक बॉस है, उसके लिए तो फ़ायदे की चीज़ फियाट है। जनता जो प्लेटो पे रहना चाह रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो बाढ़ से बचना चाह रही है, जो अच्छा वेदर भी चाह रही है और एक सिक्योर जीवन प्लेटो पे मिलता है। माउंटेन पे भी नहीं है और समुद्र तट पे भी नहीं है। प्लेटो आपको एक अच्छा जीवन प्रदान कर रहा है। प्लेटो पे ऑटोक्रेटिक लीडर कह रहा है कि भैया प्लेटो पे जनता अगर रहेगी तो मैं कहाँ रहूँगा, राइट? तो मैं इनको इस नेटवर्क स्टेट में रहने ही नहीं देना चाहता, ठीक है? तो ये जो मिसमैच है, ये अल्टीमेटली होगा कैसे? ये हाँ। मतलब ऐसे होगा ये कि वो ऑटोक्रेटिक लीडर खुद चाहेगा या जनता डिमांड करने वाली है, कि ब जनता कहेगी नहीं भैया हमें ये सिस्टम चाहिए। देखिए, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से, आपको मैं पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री अगर टेक्नोलॉजी की बताऊं, हुँ, आज से लगभग 14 साल पहले की बात है, 2010 के आसपास, जब व्हाट्सएप पॉपुलर होना शुरू हुआ था और तब हुँ, ब्लैकबेरी का जमाना था। तो भारत की सरकार ने व्हाट्सएप को ये कहा था कि आप अपनी सर्विसेज जो है वो बंद करो, क्योंकि उसके अंदर एन्क्रिप्शन इन्वॉल्व है। और ब्लैकबेरी को कहा था कि हम आपकी सर्विसेज बैन कर देंगे अगर आप अपना सर्वर इंडिया में शिफ्ट नहीं करोगे। वो इंसिडेंट तब सरकार ने जब किया था, तो ऐसा लगता था कि सरकार बहुत पावरफुल है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ, ओटीटी एप्स आए, व्हाट्सएप बढ़ता गया बढ़ता गया। आज की तारीख में सरकार अपने कोर्ट केसेस के सम्मन जो है व्हाट्सएप से भेजती है।
सरकार आज तक व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन नहीं तोड़ पाई। क्यों? क्योंकि लोग व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के पास ताकत नहीं होती। यस, उन्होंने टिकटॉक बैन किया, पर टिकटॉक का यूज लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जरूरी कामों को करने के लिए नहीं कर रहे थे। व्हाट्सएप टिका रहा और आज व्हाट्सएप हमारी लाइफ का हिस्सा है। जब यूजर अडॉप्ट करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर किसी एप्लीकेशन को, तो वो लोगों का हिस्सा बन जाती है। सरकार उसको रोक नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि सरकार यूट्यूब रोक सकती है, व्हाट्सएप रोक सकती है? नहीं रोक सकती। इसलिए एक बात समझिए कि जब लोग किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो अपने आप में एक फैक्ट बन जाता है जिसके सामने सरकार नतमस्तक होती है। तो जैसे मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि 15 साल पिछले, जैसे डिजिटाइजेशन सरकार ने एक्सेप्ट की, अगले 15 साल सरकार टोकनाइजेशन एक्सेप्ट करेगी। अब वो क्यों करेगी, मैं उस पर आता हूं। देखिए, हिंदुस्तान को आज की तारीख में एक बहुत भारी प्रॉब्लम आ रही है, और केवल हिंदुस्तान नहीं, ऐसे दर्जनों देशों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होना है? ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर वो डिपेंडेंट हो नहीं सकते। क्यों? बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल होता है स्विफ्ट के द्वारा, SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक बैंक के अंदर इंटरनल मैसेजिंग का एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसको जब चाहे अमेरिका रोक सकता है। तो बैंकों के जरिए अगर दुनिया के देश आपस में संबंध बनाना चाहते हैं, ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, तो बैंकों के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंडिया के अंदर इंडिया के बैंक को कंट्रोल कर लेंगे, पर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राजील, उनके बैंकों को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इन सभी बैंकों के ग्लोबल कनेक्शन को कंट्रोल करता है अमेरिका। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, आप ब्राजील को $100 मिलियन की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आप थ्रू बैंक नहीं कर सकते। आपको उसका एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो नया सिस्टम बनाने का एक ही तरीका है, वो है पब्लिक ब्लॉकचेन। अब पब्लिक ब्लॉकचेन में दो तरीके हैं। एक तरीका है बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन कर दो $100 मिलियन की ब्राजील की सरकार को, एक तरीका ये है। दूसरा, आप उसके ऊपर अपना एक स्टेबल कॉइन बना लो और उसके जरिए ब्राजील को ट्रांजैक्शन कर लो, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, इसके अंदर कोई भी बैंक या कोई भी सेंट्रल पावर इन्वॉल्व नहीं है। आज की तारीख में अगर भारत की सरकार ब्राजील को के साथ ट्रांजैक्शन करने के समय बैंक के ऊपर डिपेंड करती है, तो मान लीजिए एचडीएफसी बैंक को आगे अमेरिकन बैंक को आगे जेपी मॉर्गन चेज को आगे सिटी बैंक, वो करते करते ट्रांजैक्शन ब्राजील तक पहुंचेगा, जबकि ब्लॉकचेन के ऊपर ठक से ट्रांजैक्शन सीधी उसके यूजर तक पहुंच जाएगी। तो अगर हिंदुस्तान को ब्राजील से रिश्ता बनाना है बिना अमेरिका की दादागिरी के, तो उसको कौन बचाएगा? ब्लॉकचेन। उसको और कोई नहीं बचा सकता। यस, थोड़ी देर के लिए आज सरकारें कह रही हैं कि भाई बिटकॉइन या ये करेंसी या फिएट करेंसी को खत्म कर देंगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक नेशनल लेवल पर फिएट करेंसी है, पर ग्लोबल लेवल पर तो डॉलर राज कर रहा है। अगर डॉलर के सिस्टम से बचना है तो आपको पब्लिक ब्लॉकचेन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जब आप पब्लिक ब्लॉकचेन ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपको नेशनल लेवल पर भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जैसे आपने व्हाट्सएप को एक्सेप्ट कर लिया। गॉट इट? अब मान लीजिए बिहार के अंदर सोलाना पॉपुलर हो जाता है, महाराष्ट्र के अंदर पॉलीगॉन पॉपुलर हो जाता है, या पूरे साउथ इंडिया के अंदर मान लीजिए नियर प्रोटोकॉल पॉपुलर हो जाता है, बुड्ढों के अंदर मान लीजिए पॉलीगॉन पॉपुलर हो जाता है, यंगस्टर्स के अंदर मान लीजिए पोल्का डॉट पॉपुलर हो जाता है, औरतों के अंदर हो सकता है
आर्बिट्रम पॉपुलर हो जाए, मर्दों के अंदर हो सकता है ऑप्टिमिज्म पॉपुलर हो जाए। सवाल ये है कि ये जो नेटवर्क स्टेट्स बनेंगी, इनकी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होंगी। इनकी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होंगी, इनकी बाउंड्रीज टोकन बाउंड्रीज होंगी। इसलिए ये मत समझिए कि मैं जब ये कह रहा हूं 2000 नेटवर्क स्टेट्स, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरहदें बदल जाएंगी, फिजिकल नो। हमारी फिजिकल बाउंड्री जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, बट हमारी वर्चुअल बाउंड्रीज नए सिरे से बन जाएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वर्चुअल लाइफ में बिता रहे हैं। अगर आप दिन के 24 घंटों में 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे वर्चुअल होते हैं और 8 घंटे रियल लाइफ में कुछ काम धाम करते हैं, तो जो 8 घंटे वर्चुअल हैं, वो 8 घंटे आपके उन 2000 नेटवर्क स्टेट्स के अंदर बीतने वाले हैं। अगर आप लखनऊ के हैं, तो लखनऊ के अंदर रहते हुए भी आप हो सकता है सोलाना के नेटवर्क स्टेट में रह रहे हो, बिटकॉइन के नेटवर्क स्टेट में रह रहे हो, या पॉलीगॉन के नेटवर्क स्टेट में रह रहे हो। तो आपकी मल्टीपल सिटीजनशिप होंगी लखनऊ के अंदर रहते हुए ही। तो नेशनल करेंसीज का क्या रोल रहेगा तब? देखिए, नेशनल करेंसीज अल्टीमेटली उनके अंदर दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जैसे अर्जेंटीना के अंदर हुआ है। जैसे अर्जेंटीना में मैं बताता हूँ क्या हुआ है। अर्जेंटीना एक ऐसा मुल्क रहा है जिसमें पिछले कई सालों से बहुत भारी महंगाई रही है, इन्फ्लेशन बहुत भारी रही है, और वहां की सरकारें घाटे में रहती हैं और बहुत करप्शन है उस देश में, था मतलब। तो लोगों ने दुखी होके, अपनी करंट पॉलिटिकल पार्टी से बुरी तरह से दुखी होके, एक बिल्कुल नए बंदे को, जिसके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी, उसको रातों रात इतना पॉपुलर हो गया कि उसको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उसका नाम है हावियर मिलई, और वो इकोनॉमिस्ट है। और वो ऐसे ही, जैसे हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ही पॉपुलर हुआ, वो रियलिटी टीवी से निकला, और उसकी बातें लोगों को पसंद आई, लोगों ने उसको इलेक्ट कर दिया, वो प्रेसिडेंट बन गया। और उसने प्रेसिडेंट बनते सार ही घोषणा कर दी कि मैं सेंट्रल बैंक पर ताला लगा दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट बंद कर दूंगा, और वो कर भी रहा है। यू विल बी सरप्राइज, उनके इतिहास में, 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की बजाय बजट सरप्लस में आ गई है। और वो डॉलर और बिटकॉइन को उनका लीगल टेंडर घोषित कर दिया उसने। अर्जेंटीना की जो फिएट करेंसी है, उसने घोषणा कर दिया कि ये धीरे धीरे करके खत्म कर दी जाएगी। अब सोचिए, 2 साल 3 साल पहले जब एल सल्वाडोर ने कहा था कि बिटकॉइन लीगल टेंडर है, तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी, ठीक है। पर वो आज की तारीख में भी उनके पास $400 मिलियन के बिटकॉइन रिजर्व्स पड़े हुए हैं। एम आई राइट? उसी तरह से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था, हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमने हंसी में उड़ा दिया। इतना छोटा देश अगर लीगल टेंडर करता भी है तो क्या है। आज अर्जेंटीना भी बिटकॉइन के अंदर ट्रांजेक्शन ओपन कर रहा है। अरे भाई, एक चींटी कुछ नहीं कर सकती, दो चींटी कुछ नहीं कर सकती, पर अगर सारी चींटियां इकट्ठी होकर एक दिशा में जानी शुरू कर दे, ये कुछ उस तरह की बात बन रही है। प्रॉब्लम ये है कि चींटियों को इकट्ठा जब एक जगह होते देखो, तो समझ लो कुछ बड़ा चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम चींटियों के इकट्ठा होने के प्रोसेस को अभी डिकोड ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक जैसे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दर्शकों को देना चाहता हूँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि कुछ इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आप ये देख रहे हो सर, ये एल साल्वाडोर ने अपना मेमपूल में एक सेक्शन डेडिकेट कर दिया है, जहाँ पे आप ओपनली देख सकते हो कि उन कोई भी दुनिया में बैठ के देख सकता है कि ट्रेजरी रिज़र्व के अंदर एल साल्वाडोर के पास कितने बिटकॉइन हैं। ओपन है ये।
और कितना परसेंट चेंज है मतलब उसके प्रॉफ़िट में 7 दिन में, और 30 दिन में कितना चेंज है? और यहाँ पे कब-कब उसने बिटकॉइन बाय किया और कब-कब स्पेंड किया है? कभी ऐसा आज से पहले हुआ है कि हमें ऐसे ओपन तरीके से ट्रेज़री के खाते देखने को मिले? मतलब ये जब आप जो कह रहे हो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, चाहे वो भी पहला देश है जिसने ये चीज़ करी है, लेकिन ऐसा हो रहा है, दिख रहा है। हुँ। क्योंकि जो हुँ, नई लीडरशिप आएगी वो कहेगी कि अगर लोगों का मुझे विश्वास हासिल करना है, तो मुझे मनी की जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, वो मुझे ब्लॉकचेन पर डालनी पड़ेंगी ताकि मैं जनता की नज़र में एक विश्वास पात्र बन सकूँ। और कोई तरीका ही नहीं है। ये जो इतना बड़ा बदलाव हुँ, आ रहा है, ये बदलाव के जो नए-नए संकेत मिल रहे हैं, मैं उसी के आधार पर आपको कह रहा हूँ कि अगले 20 सालों में आप इस तरह से बात नहीं करेंगे कि मैं हिंदुस्तानी, आप पाकिस्तानी, ये चाइनीज़, ये इंग्लिश, ये अमेरिकन, ये जापानी, नहीं, ऐसे हुँ, बात नहीं करोगे। अगले 20 सालों में आप कैसे बात करोगे? यार मेरे पास ना सोलाना के 10 बहुत पॉपुलर एनएफटीज हैं। दूसरा कहेगा मेरे पास 10 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। तीसरा कहेगा मेरा एनएफटी जो हुँ, एक सॉन्ग था, वो सॉन्ग मार्केट के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया। अब आप ये भाषा थोड़ी देर के लिए आपको बड़ी अटपटी लगेगी, हुँ, बट सवाल ये है कि आप पिछले 20 साल में और आज के 20 साल में अपनी जिंदगी में जो चेंज देख रहे हो, वो चेंज आपने प्रेडिक्ट तो नहीं किया था। तो ठीक उसी तरह से अगले 20 सालों में जो चेंज आएगा उसको भी प्रेडिक्ट आम आदमी नहीं कर सकता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि हम उस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, हुँ, क्योंकि मैंने अगले पिछले 12 साल में अपनी जिंदगी में ब्लॉकचेन्स के ऊपर 200 ट्रांजैक्शंस पर डे से 200, आज 2024 है, आज कम से कम 2 करोड़ ट्रांजैक्शंस डेली हो रही हैं, 20 मिलियन। हुँ, अगर आप सिर्फ इथीरियम के लेयर 1 और लेयर 2 इकोसिस्टम को ही चेक कर लो ना, केवल इथीरियम के, तो लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस तो ईवीएम और लेयर 2 पर हो रही हैं। सिर्फ इसमें मैं अभी सोलाना शामिल नहीं कर रहा हूँ, ट्रॉन शामिल नहीं कर रहा हूँ, बाइनेंस हुँ, स्मार्ट चेन शामिल नहीं कर रहा हूँ, पॉलीगॉन पीओएस चेन शामिल नहीं कर रहा हूँ, जेड की ईवीएम शामिल कर रहा हूँ, पीओएस चेन शामिल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 20 मिलियन मिनिमम डेली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। हुँ, अगर 2 जीरो इसमें जोड़ दो तो 2 अरब बनता है। अगर जिस तरह से पिछले 12 सालों में बढ़ा है, अगले अगले 12 सालों में बढ़ेगा तो ये 2 बिलियन से भी ज्यादा चला जाएगा। तो आप सोचिए कि वो 2000 नेटवर्क स्टेट्स की जो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो कैसे हो रही होंगी, वो हुँ, इन चेन्स के ऊपर हो रही होंगी, और ये चेन्स आपके नेटवर्क स्टेट का आधार बनेंगी। अब एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला तो मैंने आपको ये कहा कि हमारी फिजिकल बाउंड्रीज का मामला यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, हमारी वर्चुअल बाउंड्रीज का मामला चेंज हो रहा है। ये तो नंबर वन। नंबर दो, हम डबल एंट्री लेजर से ट्रिपल एंट्री लेजर में शिफ्ट हो रहे हैं, ये नंबर दूसरा मामला है। तीसरा मामला ये है कि ये जरूरी नहीं है कि एक बिटकॉइन पर होगा या पॉलीगॉन, ऐसे कम से कम 2000 नेटवर्क स्टेट्स होंगी। जैसे आप लखनऊ के अंदर हो सकता है 2 या 3 नेटवर्क स्टेट्स का सिटीजन हो, मैं हो सकता है बैंगलोर के अंदर 4 नेटवर्क स्टेट्स का सिटीजन हूँ, ये इस तरह से होगा। ये है नंबर 3। और नंबर 4 जो है, ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करेंगे। और नंबर 5, आखिरी जो जहां मैं आ रहा हूं, अगर थोड़ी देर के लिए आप ये सोचना शुरू करिए कि यूट्यूब का भी एक टोकन आ जाए, हुँ, amazon का भी एक टोकन आ जाए, ओके, जैसे आज हुँ, टेलीग्राम का एक टोकन आ गया होगा ना, टॉन कॉइन।
उसी तरह हुँ, से स्विगी का भी एक टोकन आ जाए, एयरटेल का भी एक टोकन आ जाए, जोमेटो का भी आ जाए, फ्लिपकार्ट का आ जाए, ऐसे ही आपके कोर्सेरा का आ जाए, यूडेस्टी का आ जाए, एडेक्स का आ जाए। जब ये बड़े बड़े एप्स, जो आज अगर आप अपने फोन को कैलकुलेट करें कि एक दिन में कितनी एप्स यूज करते हैं, तो घूम फिर के 10 से 12 एप्स होंगी जो आपका 99% टाइम ले रही हैं। अगर ये एप्स ने टोकनाइज कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका सारा दिन का लगभग 8 से 10 घंटे नेटवर्क स्टेट पर बीतेंगे, जिसके अंदर कोई ना कोई चेन के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। अब हुँ, इन पांचों पॉइंट्स को जब आप इकट्ठा करोगे, तो जो नई रियलिटी सामने आएगी, वो रियलिटी ये होएगी कि आप एक ऐसी नेटवर्क स्टेट में जी रहे हो जिस नेटवर्क स्टेट को तबाह करने की ताकत किसी भी डिक्टेटर के पास नहीं होगी। हुँ, वो किस किस को तबाह करेगा? वो आपको बिटकॉइन से रोकेगा, सोलाना से रोकेगा, पॉलीगॉन से रोकेगा, किस चीज से रोकेगा? उसको एक ही तरीके से आपको रोक सकता है, एक ही तरीका है, उसको नेटवर्क यानी कि इंटरनेट बैन करना पड़ेगा। अगर वो इंटरनेट बैन करता है, तो वो आपके देश को नॉर्थ कोरिया बना देगा। डू यू नो, रात को अंधेरे में अगर आप सैटेलाइट से नॉर्थ कोरिया के ऊपर देखें, तो नॉर्थ कोरिया हुँ। ब्लैक नजर आता है, डार्क नजर आता है। रीज़न? क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि वहां ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है। वहां पर लोग अपने प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। हुँ, आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की डेवलपमेंट के बीच में अगर फर्क देखें, तो जमीन आसमान का फर्क है। जबकि दोनों एक ही समय आजाद हुए थे। वो डेमोक्रेसी है वो। अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो नॉर्थ कोरिया के पर कैपिटा इनकम साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम से कम 20 गुना कम है। हुँ, इसलिए आप एक ऐसी दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं जिस दुनिया के अंदर आप नेटवर्क स्टेट्स के अंदर पूरी तरह से आजाद होंगे। और ये आजादी दुनिया का कोई भी डिक्टेटर आपसे छीन नहीं सकता। जो व्हाट्सएप नहीं छीन सके, वो ब्लॉकचेन हुँ। की फ्रीडम छीन सकते हैं? संभव ही नहीं है। जो व्हाट्सएप नहीं छीन सके वो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या छीन सकेंगे? वाह! हुँ, तो आपको क्या लगता है सर वो कौन-सा वो पॉइंट होगा जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो ये जैसे व्हाट्सएप को आज आप जनरल पब्लिक आप चाहते आपको पता है कि व्हाट्सएप काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारी चीज़ें एल्गोरिथम फॉरेन एंटिटीज़ को दे रहा होगा। सर्वर्स बाहर हैं, डेटा मतलब आपकी जो चैट से जो एक पैटर्न, एक एल्गोरिथम एक हर सिटीज़न का दुनिया भर में जहाँ-जहाँ व्हाट्सएप यूज़ होता है, ऑलमोस्ट शायद चाइना को छोड़ के और शायद कुछ 1-2 देश होंगे जहाँ उनको छोड़ के मेजॉरिटी तो सब जगह व्हाट्सएप यूज़ होता ही है। और व्हाट्सएप सबसे बड़ा माध्यम है चैट का। तो सोचिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर देश को फ़ायदा पहुँचा रहा है, ठीक है? और बाकी देशों को नुकसान पता है कि यार ये नुकसान की चीज़ है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे, ठीक है? आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली जो लोगों की डिमांड होती है, उसके सामने चाहे वो ऑटोक्रेटिक लीडर हो या डेमोक्रेटिक लीडर हो, उसको वो बात माननी पड़ती है और अल्टीमेटली जो लोगों की डिमांड है, उसके सामने एक दिन जो ऑटोक्रेटिक लीडर हो या कोई भी लीडर हो, उसको वो बात माननी पड़ेगी। डू यू थिंक दैट पीपल हैव मोर पावर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, इट्स जस्ट दैट व्हेन दे रियलाइज़ दैट दे हैव द पावर, तो क्या आपको लगता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, ये इन नेटवर्क स्टेट में रहने के लिए? वो खुद जान जाके रहना चाहेंगे और आपको लगता है कि उनको प्रोत्साहित किया जाएगा? तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि
जैसे आज व्हाट्सएप है, आज आप व्हाट्सएप को छीनने की कोशिश करो। बेसिकली आज आप व्हाट्सएप को बैन करने की कोशिश करो, तो आपको एक रिटेलिएशन आएगा, एक 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 आपको एक फीडबैक आएगा लोग जनता की तरफ से, क्योंकि आज उनकी लाइफ उस पे ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है। अनटिल अनलेस आप उनको उससे बेटर अल्टरनेटिव ना दे सको, या तो आपने उनको एक बेटर अल्टरनेटिव दे दिया। जैसे टिकटॉक का अल्टरनेटिव देने की कोशिश की गई, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाई। लोगों ने टिकटॉक छोड़ के इंस्टाग्राम पे चले गए, राइट? फ़ायदा चाहे चाइनीज़ कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आज एक अमेरिकन कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। आप अपना अल्टरनेटिव तो फिर भी नहीं दे पाए। सो देखिए, सिमिलरली या तो या आप हाँ, अल्टरनेटिव दोगे, तो यस, अल्टरनेटिव अगर आप दोगे नहीं, तो लोग अल्टीमेटली फिर मूव करेंगे। यस। देखिए, इस बात को समझने के लिए आप नेटवर्क इफेक्ट्स को समझ लीजिए। हुँ, जैसे व्हाट्सएप आज क्यों लोग यूज करते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप को यूज करने वाले लोगों की गिनती करोड़ों में है। रादर ऐसा माना जाता है कि इस समय लगभग 2 अरब लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। हुँ, जब आप इसलिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं कि आपका जानकार भी व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हुँ, व्हाट्सएप आपका यूजर बिहेवियर बन गया है। यूजर बिहेवियर कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए आपने हुँ, अपने बगीचे में घास लगाई। अब जब घास आपने लगा दी, तो शुरू शुरू के 2 4 6 महीने ना घास थोड़ी थोड़ी करके बाहर आती है, तो मिट्टी में ना वो घास बड़ी गंदी लगती है। हुँ, आपको लगता है यार मैंने क्या झंझट ले लिए, मेरा बगीचा बड़ा गंदा लग रहा है। पर अगर आप थोड़ी देर के लिए सब्र रखें, पानी लगाते रहें, तो 8 10 महीने तक पहुंचते पहुंचते आपका पूरा बगीचा हरा हो जाता है और आपका बगीचा बड़ा सुंदर लगना शुरू हो जाता है। अब उस समय अगर आपको मैं कहूं उस बगीचे से घास को खत्म करिए, तो क्या आप उस बगीचे से घास को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जला भी दें, हुँ, अगली बरसात में घास फिर आ जाएगी, क्योंकि घास ने जमीन के अंदर अपनी जड़ें जमा ली। हुँ, ओके। सवाल ये है कि जो एप्लीकेशंस होती हैं जिनका नेटवर्क इफेक्ट होता है वो घास की तरह होती हैं। अगर कल को व्हाट्सएप अपना कॉइन लॉन्च कर दे, फेसबुक अपना कॉइन लॉन्च कर दे या यूट्यूब अपना कॉइन लॉन्च कर दे, और वो करेंगे क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप सोचिए, अगर फिएट करेंसीज डाउन जाना शुरू हो जाएंगी, तो इन एप्लीकेशंस के लिए रेवेन्यू कहां से आएगा? वो हुँ, रेवेन्यू तभी आएगा अगर वो अपनी सर्विस को टोकनाइज करेंगे, कम्युनिटी मॉडल में जाएंगे। देखिए, दुनिया के अंदर 3 एंकर्स होते हैं जिस पर लोग निर्भर होते हैं। एक होता है स्टेट, जिसको राज्य व्यवस्था का बोलते हैं। दूसरा होता है मार्केट, और तीसरा होता है कम्युनिटी। ठीक है। हुँ, स्टेट जो है वो आज तक सबसे पावरफुल रहा है। ठीक है। हुँ, पिछले अगर 5,000 साल में देखा जाए तो सबसे पावरफुल स्टेट रहा है। पिछले 2 हुँ, 300 सालों से मार्केट, खासकर ग्लोबल मार्केट भी पावरफुल हो गया है। स्टेट भी पावरफुल है, ग्लोबल मार्केट भी पावरफुल है। इसका मतलब क्या है? जैसे आपकी सारी टेलीकॉम सर्विसेज आपको कौन दे रहा है? मार्केट दे रहा है, स्टेट नहीं दे रहा है। गॉट इट? हुँ, आपकी जितनी भी बाय सेल सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी मार्केट दे रहा है, स्टेट नहीं दे रहा आपको। ठीक है। अब तीसरा है कम्युनिटी। क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर खड़ा हुआ है। अब हो ये रहा है कि ये स्टेट और मार्केट इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर नहीं जुड़ेंगे तो अपनी पावर को बचाने में नाकामयाब रहेंगे। इंडियन स्टेट विल एक्सेप्ट द पावर ऑफ crypto community to survive via blockchains. Airtel, Reliance, Swiggy, Zomato, Paytm will depend upon crypto community to safeguard itself by moving into tokenization. ये सब जगह होगा और कोई तरीका नहीं है उनके पास। ये आज
हमें जो लग रहा है कि स्टेट अपने दम पर कामयाब हो जाएगा, नहीं होगा। मार्केट के अंदर ये बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस अपने दम पर कामयाब हो जाएँगे, नहीं होंगे। इनको ब्लॉकचेन की पावर एक्सेप्ट करके अपने आप को कम्युनिटी के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये धीरे-धीरे करके आपके सामने इसकी रियलिटी आनी शुरू हो जाएगी, और ये अगले 2 साल के अंदर आ जाएगी। और ये वो दुनिया है जिस दुनिया के अंदर आपको एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक अमेरिका, एक चाइना जैसी दुनिया नहीं होएगी। इस दुनिया के अंदर आप एक ही समय मल्टीपल नेटवर्क स्टेट्स के मेंबर होंगे, और एक स्टेट से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी में चौथी में आप कभी भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। इसके अंदर बाउंड्री कौन सी होगी? टोकन। एक टोकन बेचा, दूसरे में शिफ्ट हो जाए, दूसरा टोकन बेचा, तीसरे में शिफ्ट हो गया, तीसरा टोकन बेचा, चौथे में शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया के अंदर अगर आप आज ध्यान से देखें कि ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो एप्लीकेशंस हैं जो ERC-4337 स्टैंडर्ड यूज कर रही हैं। यानी कि अब वैलेट भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक और गूगल लॉगिन से ही अपना एक एड्रेस जनरेट कर सकते हो, विच मीन्स कि आने वाले समय में अगर स्विगी, जोमेटो या टिंडर, बम्बल जैसी एप्लीकेशन इस स्टैंडर्ड को यूज करना शुरू कर दें, तो लोग सीधा ब्लॉकचेन पर ऑटोमेटिकली चले गए, ऑटोमेटिकली। हम्म। आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि दुनिया में पिछले 20 सालों में कितनी ट्रांजैक्शंस जो लोग आपस में लेन देन करते हैं वो डिजिटल हो गई? हम्म। अब वो डिजिटल तो हुई, पर वो सेंट्रलाइज सर्वर पर हुई। मैं ये कह रहा हूं कि अब वो डिजिटल सेंट्रलाइज सर्वर पर नहीं होंगी, वो डिसेंट्रलाइज सर्वर पर होंगी, यानी कि ट्रिपल एंटी लेजर ब्लॉकचेन के ऊपर होंगी। तो विच मीन्स कि ये दुनिया हमारे सामने अगले कुछ सालों में पनपती हुई साफ स्पष्ट मुझे नजर आ रही है। तो हम पहले 50 देश थे, फिर 200 देश बने, अब अगले 20 सालों में हम 2000 नेटवर्क स्टेट्स में बदलने जा रहे हैं। यही आपके सामने देखते देखते ये हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे फिर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। मेरी अभी रिजर्वेशंस ये एक हैं। एक रिजर्वेशन पर दो, उस पर हम बात करते हैं। एक रिजर्वेशन ये है कि ऑटोक्रेटिक जो लीडर्स हैं, वो इतनी आसानी से इस चीज़ को फ्लरिश होने नहीं देंगे। हम्म, अभी जनता ने, पब्लिक ने एक वो फ़ेज़ नहीं देखा है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़बरदस्त पावर का इस्तेमाल होगा। अ, और वो पावर अ, किसी भी हद तक वो जा सकती है, चाहे वो जिसे कहते हैं वो पावर चाहे वो कानून के ज़रिए प्रयोग होगा, या वो बल के थ्रू, या किसी भी तरीके से वो पावर, क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड से आप लड़ रहे हो। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बात समझिए कि आज से पहले जब भी कोई ऑटोक्रेटिक लीडर को अ, कहीं से थ्रेट होता था, तो वो टैंक भेज दिया करता था। वो एक आर्मी भेज दिया करता था कि जाओ और नेस्तनाबूद कर दो। हम्म, अ, जो भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है या जो चीज़ मुझे थ्रेटनिंग लग रही है। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स एक थ्रेट परसेप्शन बनती है, एक तानाशाह की, एक ऑटोक्रेटिक लीडर की। और वो बम किस पे गिराए, वो टैंक किस पे भेजे, वो वो किस पे टैंक चढ़ाए। मतलब बड़ी अजीबो-गरीब बात है। मतलब आप इस बात को समझिए। जैसे ये वो वाली बात हो गई कि जब पूरी दुनिया कोविड में परेशान थी और कोविड त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा था, तो वायरस अदृश्य था।
सपोज करिए कि वो वायरस दिख पाता, अगर दिखता तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेल नेट की होती, रिपेलेंट्स की होती, लेजर्स की होती, कुछ ऐसी छिड़काव की होती कि यार अच्छा वो रहा वायरस, छिड़क दो उस पे, स्प्रे छिड़क दो, या उसको नेट लगा दो तो वो वायरस जो है फिजिकली एंटर नहीं कर पाएगा बॉडी, आपके घर में। एक हुँ, अदृश्य वायरस था। उस अदृश्य वायरस के ऊपर अटैक कैसे करें? समझ रहे हैं? तो बड़ी गहराई वाली बात है कि एक वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वर्चुअल इकोसिस्टम है, जो आपको पसंद नहीं है, जनता के को पसंद है, जनता यूज़ कर रही है, आपको पसंद नहीं है, आप उसे खत्म करना चाहते हो। तो आप पहली बार पहली बार ऐसा होगा कि आप खत्म करना चाहते हो अपने बल से, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क पे बल का प्रयोग हो ही नहीं पाएगा। यस, अच्छा, खत्म कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं हो सकता। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके सामने एक वर्चुअल नेटवर्क थ्रेड बन के उभरा, आप उससे बेहतर नेटवर्क लोगों को दो, जो हुँ, उससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ है, उससे ज़्यादा फेयर है, उससे ज़्यादा ओपन है और उससे ज़्यादा इंक्लूसिव है। समझ गए बात को? जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आज आपको एक एक चीज़ पिच हुई, स्टेबल कॉइन। ये पहला अटेम्प्ट है, ये समझिए, एक वर्चुअल नेटवर्क्स को compete करने के लिए स्टेबल कॉइन एक पहला अटेम्प्ट है कि भाई तुम्हारा जो है वो स्टेबल नहीं है, वॉलेटाइल है, एश्योरेंस नहीं है, गिरता पड़ता रहता है, ठीक है? मेरा वाला जो है पेग टू डॉलर है, स्टेबल है और गारंटी है, इतना वॉलेटाइल नहीं है और कल को रेगुलेटेड भी रहेगा, तुम खुश रहोगे। ये एक अटेम्प्ट है। हुँ, कल को सपोज करो कि लोगों ने इस स्टेबल कॉइन को नहीं माना कि नहीं नहीं यार, ये अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन कुछ नहीं है, ये तो वही चीज है, उसको डिजाइन कर दिया वर्चुअल और हमें उससे बेटर पिच करने के लिए ये पिच किया जा रहा है और आज की डेट में लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में लोगों को रियलाइज हो गया कि अरे यार ये तो गलत है। अब सपोज वही जो लीडर है वही कहता है कि यार ऐसा मैं खत्म नहीं कर सकता और मेरी जो एक चीज थी वो पसंद भी नहीं आई, वो सेंट्रलाइज थी। मैं यार एक काम करता हूँ, मैं एक डिसेंट्रलाइज़्ड चीज़ पिच करता हूँ एंड बहुत अच्छी इंटेंट के साथ मैं पिच करता हूँ यार। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन एक लेवल वो भी आएगा जहाँ पे सरकारें या लीडर्स कहेंगे कि यार मेरे को इससे लड़ने के लिए मेरे को एक ये भी ते रेडी वो करने दो। फिर जब वो करने के बाद फेल होंगे, तो लास्ट फेज़ आएगा कि जो एक्जिस्टिंग बेस्ट इम्यूटेबल नेटवर्क्स हैं, इम्यूटेबल मतलब ऐसे नहीं कि रात चलते कोई भी रात कल को उठा और उसने जाके उस पे 51% अटैक मारा और सब तबाह कर दिया, ऐसा भी होगा। तो जो सबसे डिसेंट्रलाइज़ इम्यूटेबल प्रूवन हिस्ट्री वाले नेटवर्क्स हैं, उनको एम्ब्रेस करके देखते हैं। चलो यार मिल के प्रोग्रेस करते हैं और वो जब पहली बार जब थॉट आएगा कि मिल के प्रोग्रेस करते हैं, ओ हो! हम जो बात करते हैं वो सफेद कबूतर की ना दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम पीस से, कि यार एक दुनिया के ग्लोब के ऊपर एक सफेद कबूतर उड़ रहा है पीस का। वो सफेद कबूतर जो है वो नेटवर्क स्टेट की सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन होगी जहाँ पे पूरी दुनिया कहेगी कि यार आओ और मिल के प्रोग्रेस करते हैं। ये है वो अल्टीमेट यस। थिंग। और काशिफ़, मैं ये मानता हूँ, ऐसी शुरुआतें हो चुकी हुई हैं। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि अभी हमें एट स्केल वो नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप याद करिए व्हाट्सएप का वो स्वरूप जब यूरोप के जिम्स के अंदर, क्लब्स के अंदर नया-नया व्हाट्सएप यूज़ होना शुरू हुआ था, फ्री। लोगों को लगता था कि यार ये क्या है? बड़ी कमाल की चीज़ है, फ्री है, यूज़ करो। मैसेजिंग, पहली बार लोगों ने टेलीकम्युनिकेशंस की बजाय इंटरनेट से मैसेजिंग करनी शुरू की थी। तब आप मैसेज के पैसे देते थे।
और यहाँ एक नया सिस्टम आया जो पैसे नहीं दे रहा था और फटाफट में रियल टाइम में मैसेजिंग हो रही थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी तरह से क्रिप्टो के अंदर अभी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आ रही हैं, पर अभी उनका स्केल नहीं है। जिस दिन क्रिप्टो एप्लीकेशन 50 मिलियन यूजर बेस क्रॉस करेंगी दुनिया के अंदर, नेटवर्क स्टेट की सफलता के आपको प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे, और ऐसी एक नहीं होएगी, आने वाले समय में हजारों होंगी। इसलिए मैं मोटा मोटा आपको कह रहा हूं कि कम से कम ऐसी 2000 एप्लीकेशन सफल होंगी और उन 2000 से 2000 नेटवर्क स्टेट्स पैदा होंगी। ये समय अगले 20 सालों में कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2000 एकदम से हो जाएंगी, कहीं 20 होएंगी, कहीं 2 होएंगी, कहीं 5 होएंगी, कहीं 10 होएंगी, कहीं 2 होएंगी, कहीं 12 होएंगी, कहीं 15 होएंगी। बट ये अलग अलग सेक्टर्स में हमारे सामने आने वाले समय में पैदा होने जा रही हैं। आई डोंट नो, आज का सेशन हम वो आई डोंट नो, लोग शायद सर भी खुजा रहे होंगे, और आज पता नहीं, मे बी सेकंड पार्ट में हम इसको धीरे-धीरे और क्लैरिफाई करते जाएँ। द थीम ऑफ सो बेसिकली क्या है, देखो क्रिप्टो में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि क्रिप्टो फ्यूचर है, अभी इस फ्यूचर में बहुत कुछ होना है। आपको नहीं पता कि अभी दुनिया भर में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं बन रही है। दुनिया ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है, जहाँ पे पावरफुल लीडर्स अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे हैं। क्रिप्टो इतना आसान गेम नहीं है, क्रिप्टो पे भी अटैक्स होने हैं। अटैक्स कैसे होने हैं? फर्स्ट फेज में जो डेवलपर्स हैं, उनको उठा के जेल में डाला जाएगा। आपको क्या नहीं पता है कि अभी पिछले 6 महीने के अंदर आपको पता है कितने डेवलपर्स जेल में डाल दिए गए हैं यूएस में? आपको नहीं पता। आपको पता भी क्यों होगा? आपको तो पैसे बनाने हैं उस कुत्ते और बिल्ली के कॉइन्स में। इतना आसान नहीं है क्रिप्टो भाई साहब। डेवलपर्स जेल में सड़ रहे हैं। आपको पता है? ये है बल का प्रयोग। इससे क्या होता है कि वर्चुअल नेटवर्क किसने डिजाइन किया पहले? ढूँढो। तो आधे से ज़्यादा क्रिप्टो के नेटवर्क्स तबाह हो जाएँगे सिर्फ़ इस बात पे कि जब उसके डेवलपर से उसकी एडमिन की लेके उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसने एडमिन की को बर्न नहीं किया होगा, 50% नेटवर्क एक रात में वैनिश हो जाएँगे। जो ये सर प्लेटूज़ की बात कर रहे हैं, क्या सारे प्लेटूज़ उसी शक्ति, उसी तरह के पठार होंगे, जिस तरह का पठार बैंगलोर ने पिछले 200 साल से सहा है और सर्वाइव किया है? क्या सारे पठार बैंगलोर जैसे होंगे? नहीं। तो अभी आपको तो ये भी नहीं पता कि पठारों पे चढ़ना कैसे है? जब बाढ़ आएगी, तो अभी पठारों पे आपके लिए कोई सीढ़ियाँ थोड़ी ना लगाएगा। आपने तो अभी तक इतनी भी ट्रेनिंग नहीं ली कि यार मैं इतना तो हेल्दी हो जाऊँ कि जब पठारों पे चढ़ने की नौबत आए तो मैं साँस तो नहीं फूल जाएगी मेरी, ठीक है? तो अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। अभी आप डेमो देखोगे बल का। जब दुनिया में कैरी गैंसलर कहेगा कि मेरे बस की नहीं है, वो बाइडेन को बोलेगा वीटो पावर यूज़ करो, तो बाइडेन ने अभी वीटो पावर यूज़ करने वाला है। उसने बोल दिया आने दो मेरे पास बिल, मैं वीटो पावर यूज़ करूँगा। आपने रिसेंटली अगर मेरे वीडियोज़ देखे हो, जब वो वीटो पावर से भी नहीं रुक पाएगा, फिर बल का प्रयोग होगा। बल का प्रयोग ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, उसके बाद भी नहीं रुकेगा। फिर होगा कि अल्टरनेटिव्स देना शुरू करो, फिर अल्टरनेटिव पसंद नहीं आएँगे जनता को। फिर होगा अब क्या करें यार? फिर होगा कि बॉस ऐसा है, नेटवर्क के साथ जुड़ के चलते हैं। दुनिया में जो 4 बिलियन लोग हैं, वो इसको यूज़ करने लग गए हैं। आपको पता है क्रिप्टो 421 मिलियन लोग के पास पहुँच गया है। अभी सिर्फ़ एज़ अ इन्वेस्टमेंट पहुँचा है। 1 बिलियन लोग जब इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे अपनी डेली लाइफ़ में, तो लोग कहेंगे भाई ऐसा है, ये 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ स्टार्टेड यूजिंग वेब 3, क्रिप्टो, बिटकॉइन ये वो, तो यार ऐसा अब इसको ऐसा है अब अपनी इकोनॉमीज़ में एम्बेड कर लो। बट ये रातों-रात नहीं होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, और इस सेशन को करने का मतलब क्या था पता है? पहली बार
क्रिप्टो की दुनिया में, ये जो वेब 3 की दुनिया में आप जो सुनते रहते हो, नैरेटिव सुनते रहते हो, पैसे बना लो, हम पैसे की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं कि इसमें अभी बहुत कुछ होना है, इसमें रिस्क्स बहुत हैं, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को इसमें झोंक मत देना और सच्चाई से अवगत रहो। पेशेंस वाली इंडस्ट्री है, पेशेंस के साथ चलते रहना, कुछ चीज़ें खत्म होंगी, कुछ चीज़ें बनेंगी। आप अपने जीवन काल में एटलीस्ट एक्साइटमेंट रहेगी आपको कि यार चलो आपको क्रिप्टो बहुत सारे लोगों से पहले पता लगा। इसके अंदर ठीक है थोड़ी-थोड़ी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपॉर्च्युनिटीज़ तलाशते रहिए, एजुकेशनल वीडियोज़ देखते रहिए, लोगों को आप एजुकेट करते रहिए। सही गलत की पहचान आपके खुद की जो क्षमता है दिमाग की उसको बढ़ाने की कोशिश है वेब3 की दुनिया और सुनील सर के साथ जो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे ये दोनों सवा घंटे बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं? ये सवा घंटे हमने आपको क्या लगता है हमें कोई दुनिया में कोई काम नहीं है क्या? मेरे बी बच्चे नहीं है क्या? सुनील सर को कोई ज़िंदगी में कोई काम नहीं है? क्या सुनील सर को अभी कोई इस मीटिंग के ओवर होते ही कोई और मीटिंग नहीं होगी जो उनको बुला रहा होगा? हम सिर्फ़ ये कंटेंट आपके लिए बनाते हैं दोस्तों, आपके लिए। आप ताकि सोचना शुरू करो, दिमाग की बत्ती जले आपकी, दिमाग खोलना शुरू करो। ये अंधकाल में फालतू के व्हाट्सएप में फॉरवर्डेड वीडियोज़ और ये फॉरवर्डेड इमेजेस देख के अपने ज्ञान को ज्ञानी मत समझो। निकलो उस भूल से। ये है आज का जो सार है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बुरा मत समझिएगा जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे आदमी अपने छोटे भाई को, अपने भाई, बड़े भाई, घर में परिवार में बात करता है, वैसे ही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पढ़ना, लिखना, रिसर्च करना, सोचना शुरू करो और जो कंटेंट आपने देखना है उसको देखो आप एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखो, कोई नहीं रोक रहा। बट ऐसे कंटेंट को भी इज़्ज़त देना शुरू करो और उसे शेयर करना शुरू करो। सुनील सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम इस थैंक यू। डिस्कशन को नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए थॉट्स लेके आएँगे, कुछ जनता के कमेंट्स आएँगे और वो एक नया पर्सपेक्टिव देंगे। उस पर्सपेक्टिव से हम फिर एक नया वीडियो बनाएँगे और अगला एक पार्ट फिर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम इन कमेंट्स को रिव्यू करेंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद आएँगे, जो मैं आपसे शेयर करूँगा और आप भी पढ़ सकते हो, कमेंट्स आपके लिए भी श्योर, विज़िबल होंगे। श्योर। चलिए सर, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच मिलते हैं एक नई वीडियो में से और अगर दोस्तों पसंद आया तो ओके, प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर बाय-बाय। करिएगा और सुनील सर को ट्विटर पे फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन पे उनके जितने भी हैंडल्स हैं उनको मैं डाल दूँगा। विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम।